द डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इस पार्ट में हम लोग इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसके कंपाउंड्स की, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गया, कलर्ड कंपाउंड्स हो गए, ये सब डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो हम बोलते हैं जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है उसका जो मेन रीजन है, एक तो उसकी वेरिएबल वैलेंसी, दूसरा उसका जो मेटालिक साइज ग्रेन्स हैं उसके, और एक उसकी जो बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग जो करता है, उसके पास जो एक्टिव सरफेस वैलेंसी होती है। बिकॉज ऑफ दैट वो कंबाइन होके, जैसे निकल है, निकल हाइड्रोजन, जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजनेशन में निकल यूज करते हैं, प्लैटिनम यूज करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं वो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसको डिक्रीज कर देता है, एच बॉन्ड का जो स्ट्रेन है बढ़ा देता है, जिससे वो इजिली ब्रेक हो जाता है। तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। उसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कांटेक्ट प्रोसेस है। कांटेक्ट प्रोसेस हम बोलते हैं SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता डायरेक्टली, लेकिन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में करता है। तो ये रिएक्शन है हमारी। अब देखते हैं कैसे करता है, इसमें रोल क्या है हमारा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या कर रहा है। हम बोलते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हमें नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, SO2 से रिएक्ट करके SO3 बनाता है। और जो 2BO2 बना है, जो हमारा BO2 है, ये ऑक्सीजन के साथ जो हमारा O2 है, जो हम फ्लो कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे O2 के बॉन्ड्स को वीक कर रहा है, जिससे इजिली वो हमें O दे सके, O एटम दे सके, जो SO2 से कंबाइन होकर SO3 फॉर्म कर सके। तो इस तरीके से रोल, इस नॉट नेसेसरी कि हमें सबके पर्टिकुलर रोल पता हो, मैकेनिज्म पता हो, लेकिन फिर भी हमें एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ऐसे एक और एग्जांपल है डीकन्स प्रोसेस। यहाँ पे मेनली वेरिएबल वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है। हम बोलते हैं यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट, वो है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड क्या करता है, पहले क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, खुद को रिड्यूस करता है, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देता है -1 से 0। फिर जो CuCl2 है, CuCl है जो कन्वर्ट हुआ है क्यूप्रस क्लोराइड, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक हमारा क्या बनाता है, एडिशनल कंपाउंड बनाता है, और जो फाइनली HCl से रिएक्ट करके CuCl2 वापस दे देता है और H2O बनाता है। तो अगर हम इसको क्लब करने की कोशिश करें, कंबाइन करें, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, 2HCl प्लस हाफ O2 विल गिव अस वाटर प्लस Cl2। तो यहाँ पे रोल समझ आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर की +1 और +2 जो वैलेंसी होती है, यहाँ पे +2 और +1 जो वैलेंसी है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड यूज हुआ है। तो ये डीकेन्स प्रोसेस है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हैबर प्रोसेस में सिंपली हम बोलते हैं, जो अभी मैंने बताया था, आयन होता है तो हम बोलते हैं वहाँ पे हम लोग प्रमोटर यूज करते हैं उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कैटलिस्ट मोलिब्डेनम यूज कर लेते हैं। जब आयरन ऑक्साइड होता है तो वहाँ पे K2O या Al2O3 यूज कर लेते हैं हम लोग एज ए मॉडरेटर, जो इफेक्ट बढ़ा देते हैं कैटलिस्ट का। तो Fe क्या करता है, सिंपली नाइट्रोजन के बॉन्ड को वीक करके, ट्रिपल बॉन्ड है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई चाहिए, उसको कम कर देता है, नाइट्रोजन एटम मिल जाते हैं, और सिंपली Fe हाइड्रोजन से भी सिनर्जिक बॉन्डिंग करके हमें हाइड्रोजन एटम देता है। और एक बार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम मिल गए तो दे कंबाइन करके आपस में हमें क्या मिल देते हैं, अमोनिया गैस दे देते हैं। तो हैबर प्रोसेस में समझ आना चाहिए। सेम वैसे ही डिफरेंट रोल है। तो हर जगह कैटलिस्ट के अलग अलग फीचर्स होते हैं। कुछ हमारे लिए इंडस्ट्री में कैटालिटिक रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, अभी बताया था, जैसे हैबर प्रोसेस हो गया, स्टॉल प्रोसेस हो गया, HNO3 काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे हम प्लेटिनाइज एस्बेस्टॉस यूज करते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस, ये भी H2SO4 का प्रिपरेशन है। यहाँ पे हम नाइट्रिक ऑक्साइड NO यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। कॉन्टेक्ट प्रोसेस ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये भी H2SO4 की प्रिपरेशन है। डीकन्स प्रोसेस Cl2 गैस की प्रिपरेशन है। वोस्ट प्रोसेस हाइड्रोजन चैप्टर में आता है, वाटर गैस प्रिपरेशन है। मेथेनॉल
यहाँ पे जिंक यूज करते हैं। तो ये कैटलिस्ट की लिस्ट है जो हमें पता होनी चाहिए। हाइड्रोजनेशन निकल यूज करते हैं। इन्वर्टेज, डायमेज, एंजाइम्स वगैरह हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल्स हैं लास्ट में। तो ये सब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज में जो कैटलिस्ट यूज होते हैं। पूछा जा सकता है कभी भी, तो इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2-4 बार ये प्रोसेस देखेंगे तो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस लिखे हुए हैं। एक और कैटलिस्ट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिया जाता है कि कौन सा बताओ इसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। तो इसमें टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड या टेट्राक्लोराइड होता है, उसके अकॉर्डिंग एल्युमिनियम का हमारा डाई एल्काइल या ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम होता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन लो, दोनों सेट में कोई भी सेट हो सकता है। क्लोरीन 4 होते हैं और इसका जो मेन यूज होता है वो पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइज करते हैं किसको? टर्मिनल एल्कीन्स को पॉलीमराइज करते हैं। वहां पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज थी और ये हमारे लिए एक टेबल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा अगर हम टाइम से देखेंगे तो याद हो जाएगा। सेकेंड है एलॉय फॉर्मेशन। अब साइज बेसिकली इनके ऑलमोस्ट सेम होते हैं और साइज सेम होने से हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। बेसिकली एलॉय इज द सॉलिड सॉलिड हमारा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो साइज डिफरेंस सिमिलर साइज होने के चक्कर में हम बोलते हैं केवल 15% अराउंड साइज डिफरेंस होता है, तो हम बोलते हैं वो इजिली मिक्स हो जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये जो स्टार कर रहे हैं ये वाले पॉइंट जिन पे लगा रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हमें इतने ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं, केवल इसमें इनबार और एलिनको है जो थोड़ा सा नहीं पूछा गया है। अदरवाइज सभी जो हैं, जो मेन रेड डॉट मैंने लगाए हैं, ये सब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एलॉय फॉर्मेशन इसका एक और एग्जांपल मेटलर्जी में हम देखते हैं। मेटलर्जी में हम लोग पार्क प्रोसेस देखते हैं। पार्क प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग प्योरिटी मतलब लेड को प्योर करते हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है डिसिल्वराइजेशन ऑफ इम्प्योर लेड। तो सिल्वर तो पता है कॉस्टली मेटल है, तो उसको फेंक तो सकते नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि जिंक बेसिकली हमारा क्या है, 3D का है। और जो Ag है हमारा ये है 4D का। और ये है हमारा अगले उसमें लेड है P ब्लॉक का, ये 6 ग्रुप का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6P। तो हम बोलते हैं कि मतलब डेफिनेटली 5P के बाद 5D के बाद आएगा। तो हम बोलते हैं इनका साइज ज्यादा कंपेरेबल है एज कंपेयर टू इन दोनों का। इन दोनों के साइज में ज्यादा डिफरेंस है, तो हम बोलते हैं 300 टाइम्स मोर सॉल्बिलिटी होती है। टाइम मोर सॉल्बिलिटी होती है किसकी? जिंक की Ag के अंदर। तो क्या हो जाता है, जिंक और Ag आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेड नीचे बैठ जाता है, फिर अलग कर लेते हैं और फिर जिंक Ag एलॉय जो हमें मिला उसको हम डिस्टिलेट कर देते हैं। डिस्टिलेशन में जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, तो वो जल्दी से हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड बन के वेपराइज हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, Ag सॉलिड अलग हो जाएगा। तो स्पार्क प्रोसेस होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है एलॉय फॉर्मेशन वाला। फिर भी थोड़ी बहुत रहती है, तो पीबी के अंदर थोड़ा सा Ag तो रहता है, क्योंकि 100% प्योर करना तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल था और ये टेबल में काफी जो भी हमने रेड डॉट किए हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये अभी इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर भी रीजंस पता होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का पहला रीजन होता है स्मॉल साइज, दूसरा होता है मोर जेड इफेक्टिव, एंड थर्ड वन होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल मेन है क्योंकि हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करके वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये मेन 3 प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिससे वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। फोर्थ वन इज कलर ऑफ आयन। तो अगर हम बात करें इन एक्वस मीडियम में, पानी के अंदर अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं डी, पहले जब हम लिगेंड्स अटैक करते हैं तो हम बोलते हैं जो डी ऑर्बिटल्स हैं, अगर हम कोऑर्डिनेशन का
अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 की बात करें तो हम बोलते हैं वहाँ पे Eg और T2G में ब्रेक हो जाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके T2G से Eg में जाता है। तो अगर वो विजुअल में आता है तो हम बोलेंगे कलर्ड कंपाउंड्स होंगे, तो इसको बोला जाता है डी ट्रांजिशन। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये डाउट हो सकता है कि डी और डी की तो एनर्जी सेम होती है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स है, तो कैसे वो फिर डी ट्रांजिशन करेंगे, तो समझ आना चाहिए। D0 और D10 कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस। D1 से D9 तक हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन होता है, एक्सेप्ट D5 मतलब जैसे Fe हमारा हो गया 3+। अगर वीक फील्ड लीगेंड है तो हम बोलते हैं वहां पे लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका MnO4- भी है, हम अगर बात करें तो Mn+7 है, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, मेटल के जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसके अंदर एक्साइट डी एक्साइट होता है, जो कि विजुअल रीजन में आता है, एब्जॉर्ब जो उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और हम बोलते हैं फाइनली वो कलर शो करता है। तो समझ आना चाहिए D5WFL हमारा LMCT से एक्सप्लेन होता है। कॉपर 2 Cr2+ ब्लू, निकल आयन ग्रीन, Mn2 कोबाल्ट पिंक। एक्चुअली Mn पिंक बहुत लाइट पिंक होता है, तो पानी के अंदर हम बोलते हैं ये जनरली कलरलेस जैसा दिखता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रोमियम 3+ वैसे तो ग्रीन होता है, लेकिन पानी के अंदर जो कलर आता है वो वॉयलेट कलर होता है। Fe3+ अभी बताया था WFL में हम बोलते हैं पेल येलोइश कलर का होता है। तो इसके लिए क्या होती है, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल होती है कि अगर रेड एब्जॉर्ब करेगा तो उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन। अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा, हमारा वॉयलेट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो हमें कलर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ग्रीन। तो ये समझ आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये कलर हमारा कॉम्बिनेशन साइकिल है हमारी, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल बोलते हैं। अपने लेवल पे इतनी है, अदरवाइज और भी पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे पार्ट्स में। लेकिन समझ आना चाहिए कुछ कलर्स लिखे हुए हैं हमारे लिए, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये पता होने चाहिए, ये हो गया, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। टाइटेनियम 3+ वॉलेट कलर का होता है। हाँ, एक चीज और ऑब्जर्व की गई है, जो D1 वाले हैं उनका D9 से कलर मैच करता है और D2 वालों का D8। ये कोई एज सच रूल नहीं है, F ब्लॉक में भी ऐसा होता है, D ब्लॉक में भी ऐसा है। तो एटलीस्ट हम याद रख सकते हैं कि D1 D9 वाले ब्लू होते हैं और D2 और D8 वाले ग्रीन होते हैं। तो हमारे लिए काफी इजी रहेगा मेमोराइज करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इट्स सिंपली ट्रैपिंग। हम बोलते हैं कि इस तरीके से अगर हमारा लैटिस है तो लैटिस में खाली जगह तो होगी, क्लोज पैकिंग देखा था, SCP, CCP, BCC थे। तो हम बोलते हैं यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर ये हमारे जो पार्ट खाली पड़े हैं ये कहलाते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। तो हम बोलते हैं लैटिस के अंदर इंटरस्टिशियल वॉइड्स के अंदर जो छोटे एटम्स हैं लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ये ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने से क्या होगा, वॉइड कम हो जाएंगे, हार्डनेस बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मास इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम तो उतना ही है। तो हम बोलते हैं इन कंपाउंड्स को, इनका फॉर्मूला वही रहता है, सेम वही, हम मेटल बोलेंगे जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन कार्बाइड, तो लिखने के लिए WC लिख देते हैं, लेकिन रहता वो टंगस्टन ही है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारा। लेकिन अब ये जो मूवमेंट था बेसिकली, यहाँ पे वॉइड्स थे तो जो स्लाइड कर सकते थे हमारी लेयर्स, हम बोलते हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि अब बीच में क्या आ गए, पार्टिकल्स आ गए। तो डक्टिलिटी और जो हमारी मैलेबिलिटी थी, ये दो प्रॉपर्टीज डिक्रीज कर जाएंगी। कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, उसको लैटिस से लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट हमारा पर मेटल आयन होते हैं जो भी हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो अगर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी हैं तो भी कंडक्टिविटी सेम ही रहेगी।
तो ध्यान रखना है, हार्डनेस मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी इंक्रीज करेगी, डक्टिलिटी मेलेबिलिटी डिक्रीज करेगी, और कंडक्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा था इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। लास्ट पार्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मेन डिस्कशन की अगर बात करें तो इतने में ही हमारा काम हो जाता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बोलते हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, अंडर रूट nn+2, जहाँ पे n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ड्यू टू दैट रीजन हम बोलते हैं वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और सॉलिड स्टेट में इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं हम लोग इस पार्ट को। हम बोलते हैं अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वी डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दैट विल बी डायमैग्नेटिक, मतलब उसको मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना नहीं है। तो अगर उसको रखोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो रिपेल कर देगा, तो रिपल्सन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उन सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। डायमैग्नेटिक हमारे D0 वाले हो सकते हैं, D10 वाले हो सकते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जैसे दो एग्जाम्पल हैं हमारे लिए, टाइटेनियम ऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। सेकेंड पैरामैग्नेटिक, हम बोलते हैं वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट होगा अंडर रूट nn+2। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड होना चाहिए। कंडीशन क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो Cu2+ में एक है, Fe3+ में तो 5 है। TiO ध्यान रखना है, TiO2 क्या था, डायमैग्नेटिक, लेकिन TiO क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये तो दो मेन होते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, लेकिन ऑब्जर्व किया गया है कि जो मेटल्स होती हैं बेसिकली वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो वहां पे छोटे छोटे वो डाइपोल बना लेते हैं जिन्हें हम ग्रेन्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो प्लस माइनस होते हैं। तो हम बोलते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं तो हम बोलते हैं उनका अलाइनमेंट हो जाता है। तो वो अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं 3 क्लासिफिकेशन ऑब्जर्व किए गए हैं। अगर अलाइनमेंट, जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे ओवरऑल हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे अब ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेंगे। इवन इफ एक्सटर्नल फील्ड नहीं है फिर भी हम बोलेंगे ये कंपाउंड किसकी तरह काम करते हैं, परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। वी कॉल देम फेरोमैग्नेटिक। इनके एग्जांपल्स आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये तीनों, और एक अलग से याद रखना है CrO2+41 क्रोमियम का। फेरोमैग्नेटिक में अलाइनमेंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। अब वहीं पे ऑब्जर्व किया गया है होता है एंटी फेरो। एंटी फेरो में क्या है कि अकॉर्डिंग टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक मूवमेंट, वहां पे उसको मैग्नेटिक मूवमेंट शो करना चाहिए था, लेकिन हम बोलते हैं ओवरऑल वो मैग्नेटिक मूवमेंट शो नहीं करता। तो अब क्या पॉसिबिलिटी होगी, हम बोलते हैं वहां पे अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से होगा जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, ये अप है ये डाउन है, ये अप है ये डाउन है, ये अप है ये डाउन है। तो ओवरऑल हम बोलेंगे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया है। तो इसको पैरामैग्नेटिक दिखाना चाहिए था, लेकिन हम बोलते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए था, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। तो उनकी कैटेगरी जो बनाई गई है वो क्या बोली गई है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसके एग्जांपल्स ध्यान रखने, फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीज के हमारे MnO, MnO2 और Mn2O। ये हमारे लास्ट वन इज सब ऑक्साइड। ये सब हमारे क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक, जहां पे नेट डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ अल्टरनेट अलाइनमेंट जो है उसके चक्कर में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वी कॉल देम एंटी फेरोमैग्नेट। एंड लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक। ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जितना हम मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं आता, लेकिन देयर इज मैग्नेटिक सम मैग्नेटिक बिहेवियर। तो हम बोलते हैं क्या हुआ होगा, वहां पे कुछ अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में होंगे, जैसे यहाँ पे देखो अप में कितने हैं 4 और डाउन में कितने हैं 2, तो 2 कैंसिल आउट हो गए, 2 का इफेक्ट आएगा, टोटल 6 थे
उनमें केवल जो मैग्नेटिक मोमेंट इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो हमें जितना रिक्वायर्ड है, जितना एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड से हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट लेस मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, एक Fe3O4 है मैग्नेटाइट, और एक कोई भी यहाँ पे Fe हटा के +2, मतलब आयन जो 2+ वाला है उसको हटा के अगर हम मेटल 2+ ले आए तो हम बोलेंगे वहां पे मैग्नीशियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। तो वो सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, सब पेरी मैग्नेटिक की तरह एक्ट करेंगे। तो ये 5 टाइप्स हमारे मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं सॉलिड्स के। सॉलिड स्टेट में मेनली डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमने यहीं पे डी ब्लॉक में इसका डिस्कस कर लिया। तो ये कुछ हमारी 6 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टी डिस्कस की, क्यों होती है उसके अंदर वेरिएबल वैलेंसी, सरफेस एरिया, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। सेकेंड हमने क्या किया था, सेकेंड एलॉय फॉर्मेशन किया था, एलॉय फॉर्मेशन डिस्कस किया था क्यों होता है। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्यों करते हैं, बाकी डिटेल्ड इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करते हैं। फोर्थ वन इज कलर्ड कंपाउंड्स क्यों होते हैं, अगेन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ हमारा था interstitial compounds, interstitial compounds due to their voids, due to their lattice हम बोलते हैं होते हैं। एंड लास्ट वन मैग्नेटिक बिहेवियर, जहाँ पे हमने टाइप ऑफ जो भी मैग्नेटिक बिहेवियर वाले हमारे होते हैं वो सब हमने डिस्कस किए। तो ये समझ आना चाहिए। तो ये हमने 6 important प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस की इस पार्ट में। थैंक यू।